नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इजली चैनल पे। आज से हम एक नया प्लेलिस्ट, एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम क्लास 11 और क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के पूरे सिलेबस को, पूरे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज टॉपिक, जो भी एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके अनुसार टॉपिक वाइज टॉपिक हम उसको स्टडी करेंगे। और मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि जितने भी जेएनवी और केवीएस और दूसरे स्टेट बोर्ड्स के और भी सीबीएसई बेस्ड स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 11 और क्लास 12 में खास करके पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर साइंस को एज ए सब्जेक्ट लेकर रखा है, उनके लिए ये वीडियोस बेहद फ़ायदेमंद होगा। और उसके अलावा जो भी स्टूडेंट और जो भी पर्सन कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स को समझना चाहते हैं वो यहाँ से लाभ ले सकते हैं। तो सिलेबस जो हमारा रहेगा वो एक सीबीएसई ने जो सिलेबस निर्धारित किया है एनसीईआरटी के थ्रू वही रहेगा। देखें आप, इसमें क्लास 11 का ये सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी से लिया है मैंने। तो ये 11 चैप्टर्स हैं और हम पूरे चैप्टर्स को चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी करेंगे। आज के वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर का पहला पार्ट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट हम इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर देखेंगे, ऐसे हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर का पहला पार्ट। हमारा पहला चैप्टर का पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है। जो बहुत ही नए हैं, जिनको पता नहीं कंप्यूटर, बस उन्होंने कंप्यूटर को देखा है चलते, बट उसकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो हम यहाँ पर लेंगे। देखो आप, कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सबसे जो पहला मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बिकॉज कंप्यूटर को चलने के लिए कैसा चाहिए, क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पहले शुरू में कंप्यूटर्स बने थे, आज के कंप्यूटर के जो प्रीडेसर थे, वो कंप्यूटर्स मैकेनिकल होते थे, मैकेनिकली वर्क करते थे। लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का इवोल्यूशन साथ में होता गया और कंप्यूटर साइंस का भी होता गया, क्योंकि कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स का एक इवोल्यूशन है, एक ब्रांच है। मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट डिवेलप होकर उसके तरफ रिसर्च होते हुए, वर्क होते हुए डिफरेंट साइंटिस्ट ने वर्क किया और वो एक नया स्ट्रीम चला, कंप्यूटर साइंस। ठीक है। और उसके अलावा साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अलग एरिया चल रहा था जहां पर रिसर्च चल रहे थे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे थे, आगे जाकर दोनों मिक्स हो गए। तो हमारा जो कंप्यूटर है आज का वो इलेक्ट्रॉनिक बन गया। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या कर सकता है, जो कैलकुलेशंस करता है। कैलकुलेशंस, केवल ये कैलकुलेशन ही कर सकता है। ठीक है। कैलकुलेशन में कैसा, दो तरीके के, एक अर्थमेटिक, अरिथमेटिक और दूसरा कैसा, लॉजिकल। ये दो तरीके के ऑपरेशंस कर सकता है, एक अर्थमेटिक और दूसरा लॉजिकल। तो हमारा कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को कह सकते हैं कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन कंप्यूट, विच कैन कैलकुलेट और विच कैन डू अर्थमेटिक और लॉजिकल, और वी कैन से अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, समझ गए बात आप? इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, आप मेरे बोलने से आप समझ जाएं। और मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो और वाकई में आप पढ़ रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 11 या क्लास 12 के, तो आप अपने साथ एक नोटबुक एक पेन रखिए और जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट करने की कोशिश करिए। उससे आपकी जो इससे समझ है इस वीडियो से, वो कई गुना बढ़ जाएगी और बहुत दिनों तक चीज़ें आपको याद रहेंगी, आपके जहन में बैठ जाएंगी। ठीक है। दूसरी बात, लैंग्वेज की मैं करता हूं। यहां पर मोस्टली आप देखेंगे मैं हिंदी यूज कर रहा हूँ, बट मैं इंग्लिश भी यूज कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो सीबीएसई बेस्ड जो स्कूल्स होते हैं उसमें ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम ही स्कूल्स होते हैं। सो आई विल ट्राई टू यूज इंग्लिश एट द मोस्ट, बट आई लाइक हिंदी वेरी मच, दैट्स वाई हिंदी की मात्रा ज़्यादा रहेगी। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू यूज इंग्लिश एज मच एज आई कैन। तो हमने देखा, we saw that computer is an electronic device which can calculate, which can compute or which can do arithmetical and logical operations. Okay, so computer is an electronic device. It means there will be electronic circuits. What there will be? Electronic circuits. If you are in 11 or 12th, you must have studied physics, and in physics you will see electricity is there. So how we make electronic circuits using resistance, capacitors and inductors, transistors, diodes and all that, you will study in physics also that. But circuit is actually a combination of electronic components. Electronic components means resistor, resistance, capacitance,
इंडक्टेंस, ट्रांजिस्टर, डायोड, इन सबको मिला के जब हम एक कंपोनेंट्स इन कंपोनेंट्स को मिलाते हैं तो एक सर्किट बनता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की मदद से हमारा कंप्यूटर चल रहा होता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कंप्यूटर की डेफिनेशन को, वी सॉ डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। नाउ वी विल सी block diagram of a computer. When we talk about block diagram of a computer, what basically it is, it has four components. First is input unit and one is output unit. We will study these two units later on in detail. So इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट, दो यूनिट है कंप्यूटर में। उसके अलावा इन दोनों के बीच में एक यूनिट होता है जिसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म है इसका शॉर्ट फॉर्म है सीपीयू, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इनपुट यूनिट की मदद से आप इनपुट्स लेते हो, किसी चीज, कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, वो जाता है सीपीयू में, सीपीयू इसको प्रोसेस करता है और फिर वहां से जनरेट होता है आउटपुट, और आउटपुट यूनिट की मदद से आउटपुट आपको प्राप्त होता है, यानी कि यूजर को प्राप्त होता है। इन तीन यूनिट्स के अलावा एक और यूनिट है जो कि बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं मेमोरी यूनिट। क्या कहते हैं? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट सीपीयू जिस भी डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है उसको यहीं रखता है मेमोरी यूनिट में। तो मेमोरी यूनिट से वो डेटा को लेता है और इसी में स्टोर भी करता है। मेमोरी यूनिट एक तरीके से आप कह सकते हैं सीपीयू का क्या है, पहला दिमाग है, प्राइमरी मेमोरी है। यहीं से वो डेटा को लेता देता है, यहीं से डेटा लेकर उसको प्रोसेस करता है। सीपीयू अपने पास डेटा नहीं रख सकता, उसको वो केवल प्रोसेसिंग कर सकता है। उसको डेटा चाहिए तो वो डेटा कहां से लेता है? मेमोरी से। इसके अलावा ये जो मेमोरी होता है ये कैसा होता है? इसमें परमानेंट डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते, ये टेम्पोरली डेटा स्टोर करता है। तो परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए, यानी कि परमानेंट का मतलब क्या है, जैसे आप कंप्यूटर बंद करते हैं तो उसका डेटा डिलीट ना हो जाए, डेटा स्टोर रहे। जब आप अगली बार कंप्यूटर स्टार्ट करें तो वो डेटा आपको फिर से मिले, वो इस मेमोरी के साथ नहीं हो सकता। ये मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी होता है, वोलाटाइल, माइंड माई वर्ड्स, वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होते हैं जो पावर ऑफ होते ही उनका डेटा भी ऑफ हो जाता है, डेटा भी डिलीट हो जाता है, उसे कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। तो हमें एक बार तो कंप्यूटर यूज करना नहीं है, बार बार यूज करना है, तो इसलिए हमें एक और यूनिट की जरूरत पड़ती है जिसे कहते हैं स्टोरेज यूनिट। क्या कहते हैं? स्टोरेज। तो बहुत सारे, मैंने शुरू में जब ये ब्लॉक डायग्राम समझा रहा था तो मैंने कहा 4 यूनिट होते हैं। 4 यूनिट मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपके बुक में जब आप डायग्राम देखेंगे तो आपको वहां 4 ही यूनिट दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में 5 यूनिट होते हैं कंप्यूटर से में, तब वो जाकर कंप्लीट होता है। 5 यूनिट कैसा? एक इनपुट यूनिट जिससे आप इनपुट लेंगे, जिस यूनिट की मदद से आप इनपुट लेंगे, ठीक है। आउटपुट यूनिट जिसकी मदद से आपको आउटपुट मिलेगा प्रोसेसिंग के बाद। ये मेन जो है इसका यूनिट वो है सीपीयू। सीपीयू बीच का सेंट्रल यूनिट है क्योंकि यही प्रोसेसिंग कर रहा है। तो इनपुट से जो डेटा आया उसको प्रोसेस कौन करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और प्रोसेसिंग करने के लिए डेटा को स्टोर कहीं करना पड़ेगा टेम्पोरली, वो कहां होगा? मेमोरी यूनिट में। और डेटा को जब परमानेंटली आप स्टोर करते हैं तो वो कहां किया जाता है? स्टोरेज यूनिट में। तो ये 5 यूनिट कंप्यूटर के होते हैं। इन्हीं 5 यूनिट की मदद से कोई भी कंप्यूटर, आपका लैपटॉप हो, आपका मोबाइल हो, आपका पीसी हो और सुपर कंप्यूटर्स हो, सभी इसी 5 कॉन्सेप्ट, 5 कंपोनेंट्स पर वर्क करते हैं, ठीक है। अब हम जरा इनपुट और आउटपुट यूनिट को डिटेल में देख लेते हैं। देखो आप यहाँ पे मैंने एक डायग्राम 2 लगा रखा है, ये भी आपके बुक से, एनसीईआरटी के बुक से लिया है। इनपुट यूनिट क्या करता है? इनपुट यूनिट में क्या होता है, आपने अभी तक कम से कम ये तो जरूर सुना होगा कि कंप्यूटर केवल बाइनरी डेटा पर काम करता है। बाइनरी डेटा, हम इसको डिटेल में और आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। बट बाइनरी डेटा क्या होता है? बाइनरी में हर एक चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट 0 या 1 के फॉर्म में ही स्टोर होता है, आइदर 0 या 1। आपका इमेज भी है, आपका वीडियो भी है, आपका म्यूजिक भी है, कुछ भी है, जो आप फोटो है, जो कुछ भी आप स्टोर कर रहे हैं अपने डिवाइसेस में, अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, वो सब 0 या 1 के फॉर्म में ही स्टोर होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जब आप, जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं कुछ बोल रहा हूं, मेरी आवाज जो है वो माइक के थ्रू कंप्यूटर में जा रही है और फिर वो किस में कन्वर्ट हो रही होगी? बाइनरी डेटा में, 0 1 के फॉर्म में। इसे कहते हैं डिजिटल डेटा, ठीक है। जब हमारी जो डेटा है, जो इनपुट डेटा है, वो कंप्यूटर लाइक बन जाती है, यानी कि 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तब वो बनती है डिजिटल डेटा। और कंप्यूटर केवल डिजिटल डेटा को ही प्रोसेस करता है मेनली 99% केसेस में। तो हमें एक ऐसे यूनिट की जरूरत पड़ती है, ऐसे डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है जो हम यूनिट दे रहे हैं, जो एनालॉग है, जो डिजिटल नहीं है, 0 1 के फॉर्म में नहीं है,
उसको 0 या 1 के फॉर्म में बदल दे ताकि कंप्यूटर उसको प्रोसेस करे। तो ऐसे यूनिट को कहते हैं इनपुट यूनिट। समझ रहे हो बात? कंप्यूटर का वो यूनिट जो इनपुट हो रहे नॉन डिजिटल डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर दे और फिर वो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या मेमोरी यूनिट को भेजे, उसे कहते हैं इनपुट यूनिट। और इनपुट यूनिट में इनपुट यूनिट के थ्रू जुड़े होते हैं बहुत सारे डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर्स, टच स्क्रीन। तो इनपुट यूनिट इनपुट लेता किसकी मदद से है? इनपुट डिवाइसेस की मदद से। किसकी मदद से? इनपुट डिवाइसेस की मदद से। ये इनपुट डिवाइसेस का काम है डिफरेंट टाइप के इनपुट्स को लेना और इनपुट यूनिट को देना। इनपुट यूनिट का काम है इन इनपुट को लेकर उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके सीपीयू या मेन मेमोरी को दे देना, यानी कि मेमोरी यूनिट को दे देना। तो आप देख सकते हैं इनपुट यूनिट के डिवाइस के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। कीबोर्ड एक तरीके का इनपुट यूनिट है क्योंकि हम हाथ से टाइप कर रहे हैं और फिर उन जो भी आप लेटर टाइप कर रहे हैं, जो भी डिजिट आप टाइप कर रहे हैं, उसको डिजिटल फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके ये किसको देता है? मेमोरी को या सीपीयू को। उसी तरह माउस है, ये क्लिक को आपके भेजता है। स्कैनर आपके फोटो, कोई डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसको डिजिटल फॉर्म में बदल देता है। टच स्क्रीन आपके मोबाइल में होता है, आपके हाथ के या किसी दूसरे पार्ट के टच को, अंगूठे के टच को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें? बाइनरी डेटा में। तो इसके अलावा भी और एग्जांपल्स हो सकते हैं इनपुट डिवाइसेस के, जैसे माइक है ना, और भी जॉयस्टिक है, रिमोट कंट्रोल है, ये सब इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हैं। उसी तरह सेम मैनर में जब सीपीयू इस इनपुट सिग्नल को या इनपुट डेटा को या बाइनरी डेटा को जब प्रोसेसिंग कर देता है तब, और जब आउटपुट जनरेट हो जाता है वो भी डिजिटल फॉर्म में आउटपुट जनरेट होगा क्योंकि कंप्यूटर केवल बाइनरी डेटा को प्रोसेस कर रहा है तो उसका आउटपुट भी बाइनरी होगा। लेकिन रियल वर्ल्ड में हमें जैसे स्क्रीन पर कुछ देखना है तो वो डिजिटल से काम नहीं चलेगा, वो उसको एनालॉग होना पड़ेगा, यानी कि उसको हमारे यूज लाइक होना पड़ेगा। जैसे हमें साउंड सुनना है तो साउंड डिजिटल नहीं है, तो हमें एक ऐसे यूनिट की जरूरत पड़ती है जो सीपीयू द्वारा प्रोसेस्ड आउटपुट डिजिटल डेटा को फिर से एनालॉग डेटा में कन्वर्ट कर दे। एनालॉग डेटा मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, मैं सोच रहा था इस वर्ड को ना यूज करूं बट करना ही पड़ा। एनालॉग डेटा वो होता है जो डिजिटल नहीं होता। जो हम रियल वर्ल्ड में जितने भी डेटा है, साउंड है, लाइट है, ये सब एनालॉग है जो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो और डिजिटल में केवल दो ही वेरिएशन होता है, या तो वो 0 रहेगा या 1 रहेगा। लेकिन एनालॉग डेटा 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 5.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो और हमारे रियल वर्ल्ड में हम एनालॉग डेटा ही यूज करते हैं। तो कंप्यूटर जो कि डिजिटल डेटा को प्रोसेस कर रहा था उसको हमारे यूज लाइक बनाने के लिए एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमारे जो आउटपुट यूनिट है उसका काम क्या है कि वो सीपीयू से प्रोसेस डेटा को ले और उसको किसी न किसी फॉर्म में जैसा जैसा हमें चाहिए उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। किस फॉर्म में? एनालॉग फॉर्म में। और फिर वो किसी न किसी आउटपुट डिवाइसेस की मदद से हमें आउटपुट दे। तो ये सब जो है ये आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल है। जैसे अगर कोई इमेज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर तो वो मॉनिटर के थ्रू दिखेगा, डिस्प्ले मॉनिटर, ये एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि आपको कुछ कंप्यूटर से आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक। स्पीकर, कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस हुआ, कोई म्यूजिक प्ले हुआ और वो आपको सुनाई दे रहा है, तो ये स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। उसी तरह प्रिंटर, आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट को टाइप किया, आपने प्रिंट किया, तो ये आपको आउटपुट मिला, ये एक आउटपुट डिवाइस है। 3D प्रिंटर है ना। इसके अलावा प्लॉटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है। कई बार ये पूछा जाता है प्लॉटर कैसा डिवाइस है। प्लॉटर एक प्रिंटर का बड़ा भाई कह लो आप, बड़े बड़े इमेजेस, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को क्या प्रिंट करता है ये प्लॉटर। तो प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो आई थिंक कि इनपुट और आउटपुट यूनिट और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को आप समझ गए होंगे। इनपुट यूनिट अलग है, वो यूनिट वो इंटरफेस जिसके थ्रू डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस जुड़े रहते हैं उसे इनपुट यूनिट कहते हैं। और इनपुट डिवाइसेस वेरियस काइंड के हो सकते हैं। उसी तरह आउटपुट यूनिट वो एक इंटरफेस है, वो एक सिस्टम है जिससे डिफरेंट काइंड के आउटपुट डिवाइसेस जुड़े रहते हैं। ओके अब बात करते हैं मेमोरी यूनिट की। मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। सीपीयू जो हमारा सेंटर में बैठा हुआ है, इसको टेम्पोररी डेटा स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए। और कैसा जगह? फास्ट, क्योंकि सीपीयू बहुत फास्ट होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है। एक सेकेंड में 10 बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर देता है वो। तो उसको इतनी फास्ट स्पीड पर क्या चाहिए? डेटा चाहिए। तो उतनी फास्ट
जो मेमोरी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, मेमोरी यूनिट। हमें उतनी फास्ट तो नहीं, सीपीयू जितनी फास्ट तो नहीं, बट लगभग इसके बराबर, जो एटलीस्ट इसको मैक्सिमम स्पीड पर डेटा प्रोवाइड करा पाए, ऐसा हम एक यूनिट बना देते हैं जिसमें सीपीयू टेम्पोरली डेटा को स्टोर कर पाए, यहां से ले पाए, दे पाए। ठीक है, क्योंकि एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। मोस्टली अगर बहुत सारे कोर हैं इसमें, 3-4 सीपीयू लगे हुए एक ही साथ और सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो हो सकता है ये 4 इंस्ट्रक्शन एक बार एग्जीक्यूट करे, तो उस केस में ये चारों को डेटा देगा। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा फास्ट मेमोरी बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें सीपीयू टेम्पोरली डेटा को रख सके और ले पाए, हर इंस्ट्रक्शन के लिए डेटा यहां पर स्टोर कर पाए, फिर और जो आउटपुट आए उसको टेम्पोरली स्टोर कर पाए। तो ये होता है मेमोरी यूनिट। और स्टोरेज यूनिट क्या होता है? स्टोरेज यूनिट वो यूनिट है जो कि जिसमें हम परमानेंटली डेटा स्टोर करते हैं। इसका सीपीयू से कोई लेना देना नहीं है। सीपीयू जब भी डेटा को एग्जीक्यूट करेगा तो कहां रहेगा वो? मेमोरी में। मेमोरी को कई बार मेन मेमोरी कहा जाता है ना, आपने सुना होगा मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी कुछ नहीं है, मेमोरी यूनिट ही मेन मेमोरी होता है। ठीक है, बट ये जो स्टोरेज यूनिट है इसको मेमोरी ना कह के इसको क्या कहते हैं? स्टोरेज। जहां परमानेंट डेटा स्टोर करते हैं उसे स्टोरेज यूनिट कहा जाता है। स्टोरेज यूनिट में बहुत सारे डिवाइसेस आ जाते हैं, जैसे हार्ड डिस्क आ जाता है, एचडीडी, आजकल आ गया है एसएसडी। ठीक है, इसके अलावा पेन ड्राइव, आपका परमानेंट पेन, फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, पेन ड्राइव। ठीक है, इसके अलावा एसडी कार्ड्स, और पहले यूज होते थे मैग्नेटिक कोर। कई बार पुराने वाले क्वेश्चंस, पुराने टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो पहले यूज होता था मैग्नेटिक टेप। ये भी एक तरीके का क्या था? स्टोरेज डिवाइस था, परमानेंटली डेटा स्टोर होता था। इसके अलावा भी था एक मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक टेप से पहले मैग्नेटिक कोर चलता था। तो ये सभी क्या है? स्टोरेज यूनिट है। इसमें परमानेंटली डेटा स्टोर होता है और इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्यों सेकेंडरी मेमोरी कह रहे हैं? क्योंकि सीपीयू के लिए ये सेकेंडरी है, सीपीयू इनको नहीं जानता। सीपीयू किसको जानता है? मेमोरी यूनिट को, इस वाले यूनिट को। इसलिए मेमोरी यूनिट को क्या कहा जाता है? मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी के अंदर या मेमोरी यूनिट के अंदर दो तरीके के मेमोरीज आते हैं। पहला आता है रैम, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा आता है रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो इस वीडियो में हम रैम और रोम के और डिटेल में नहीं जाते हैं, बस इतना ही रखते हैं। मेन मेमोरी दो तरीके का हो सकता है, रैम या रोम, जबकि स्टोरेज यूनिट जो है या सेकेंडरी मेमोरी है वो बहुत तरीके के हो सकते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के बेस पर। एचडीडी, हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप, एसडी कार्ड, और भी डिफरेंट टाइप के मेमोरीज होते हैं, स्टोरेज होते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर सिस्टम का। हमने कंप्यूटर सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम को देखा, उसके कंपोनेंट्स को देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की, जो कि हमारा दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का। और आपके कुछ सजेशंस हो इन वीडियोस को लेकर, आपके कुछ डाउट्स हो तो आप जरूर हमें कमेंट्स में लिखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये चैनल थोड़ा सा इंप्रूव हो, इसको मदद मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, और जो भी आपको सजेशंस हो प्लीज लिखिए। थैंक यू।